अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए हैं भोपाल शहर की मशहूर शख्सियत, जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना, जिनका तारुफ किसी से भी छिपा नहीं है। आपको शहर के लोग अली जनाब इज़्ज़त माफ़ जावेद बेग साहब के नाम से जानते हैं। तो ये लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो का सौभाग्य है कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत दिनों से आपसे वक्त मांगा जा रहा था, लेकिन आज आपसे वक्त मिल गया और आज आप हमारे बीच हैं। मैं सीधे जावेद बेग साहब से रूबरू कराता हूँ आप सभी को। जावेद बेग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम है लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। शुक्रिया। जब से ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान होता है, तो 23 मार्च से 31 मार्च के लिए पहला लॉकडाउन देश में लागू किया जाता है। लेकिन फिर वो 31 से बढ़कर 14 हो, फिर 14 से 3 मई, फिर 17 मई और आज दिनांक तक लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में हमने देखा, दर्शकों ने देखा कि आपने गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों को चिन्हित किया, एक एक को चिन्हित करके उन्हें कच्चा राशन से लेकर पका हुआ राशन तक आपने दिया और आज दिनांक तक आप ये काम करते आ रहे हैं। तो ये काम करने के लिए अल्लाह ने आपको कबूल किया है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा रिसोर्स फंड की आवश्यकता होती है और आप अकेले ही चले थे, लेकिन आज आपके साथ शहर के काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो ये सब कैसे होता है? देखिए शारिक भाई, जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था 17 तारीख जी, तो 17 तारीख को थोड़ा सा इंट्यूशन हो गया था कि अच्छा, ऐसा लगने लगा था कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि जिस तेजी से वर्ल्ड के अंदर ये फैल रहा था और इस हिसाब से यहाँ अपने इंडिया में भी इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, तो उससे हम जो 4-5 दोस्त थे उनके आपस में डिस्कशन में ये लगा कि ये होगा, तो हमने फिर भी वेट किया। और फिर जैसा आपने कहा तो 21 तारीख को फिर जनता कर्फ्यू लगा और वो जनता कर्फ्यू बाद में लॉकडाउन में तब्दील हो गया और जो मुस्तकिल आज तक है। तो हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर हो गए थे, तैयारी शुरू कर दी थी। थोड़ा सा एक अंदेशा था हम लोगों को कि ऐसा कुछ होगा, तो मशवरा करके तो मैंने और असद महबूब साहब और एक खालिद खान है जी, हमारे लेक पुलिस में कॉलोनी में रहते हैं, और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के करीम अंसारी साहब जी, अब्दुल करीम अंसारी साहब, तो हम चारों ने मिलकर कुछ ये कहा कि चलो अपन कुछ इमदाद के लिए अपन लोग कोई तैयारी करते हैं। और इस तरह से हमने फूड पैकेट जो कच्चा राशन होता है, तो उसमें एक हमारे जावेद बारी साहब जो लेखपल में रहते हैं, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। खालिद खान साहब जो हमारे साथी थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जो बन पड़ा वो असद हमने किया और उसके बाद मुस्तकिल असद भाई ने किया। तो उससे हमने पहले कच्चे राशन बांटे शुरू में, फिर ये लगा कि 2-4-6 दिन 8 दिन बाद लगा कि कुछ खबरें आई कि डुप्लीकेसी हो रही है या एक ही घर से 2-3 लोग अलग अलग आते ले जाते हैं, तो उतना अपने को पता नहीं होता कि उन्हें पकड़ पाना। तो उस वजह से फिर हमने कहा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम खाना बनाकर बांटें। तो पहले दिन हमने 500 फूड पैकेट तहारी की शक्ल में बनाए जी, तो जो मात्र सिर्फ 45 मिनट में खत्म हो गए। 45 मिनट जी, मतलब इतनी तेजी से। तो दूसरे दिन हमने उसको डबल कर दिया, तो उसको फिर धीरे धीरे करते करते हम पहुंच गए 3800 से 4200 पैकेट तक। क्या बात है। और जी हाँ, तो जो 60 दिन 62 दिन चला हमारा जी, तो शुरू ऐसे हुआ कच्चे राशन से, फिर 500 पैकेट से, फिर 1000 पैकेट पहुंचे, फिर 1500, 2000, क्योंकि हमारे पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स थे असद महबूब साहब, अच्छा, जिन्होंने बेनते मदद की अपने साथियों से, अपने उससे। अब एक तरह से कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी थे वहाँ पे। तो हमने तो वक्त दिया और हमारा कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत ही रहा, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो उनका रहा।
बाद में कुछ वक्त बाद हमने वहाँ पर हमारे साथ जो है सराज भाई, तो उनसे हमको एक मदद हो गई कि जो वो वहाँ के हैं गांधीनगर के, तो उनके लड़कों से मदद हो गई हमको उनसे कि वो मैनेजमेंट या जरूरतमंद तक पहुँचने वाली जो हम लोग को एक फिक्र लगी रहती है, तो वो एक जरिया बन गया उस चीज़ का। तो इस तरीके से ये तो जिलाधीश जो महोदय हैं तरुण पिथोड़े जी, उनको भी उनकी भी हाजिरी में आपने फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे। किसी को बुला करके आप ये काम करते थे कि अपने लेवल पे ही कोई खास दिन होता था किसी को बुलाने का? हमारा नहीं, हम किसी को खास स्पेशली किसी को हमने नहीं बुलाया कभी भी, और जितना हो सका उतना खामोशी से काम किया हम लोगों ने। और हाँ, प्रशासन को पता था कि हम एरो रिसोर्ट में शाहीन अब्बास नगर में किचन चला रहे हैं, तो शासकीय मदद कुछ मिली लिया आपने या मिली? नहीं, हमको मतलब किस नजरिए से पूछना, अगर आप राशन के नजरिए से पूछ रहे हैं, फूड के नहीं, देखिए आप 4200 पैकेट प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए जो सामान आता था कच्चा, तो वो तो आप अपने पैसों से ही कर रहे थे, लेकिन क्या गवर्नमेंट एड भी लेना चाहिए उसमें? नहीं, कोई गवर्नमेंट एड नहीं थी हमारे पास, और कोई हमें ये भी पता नहीं था कि कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो वो भी एक वो नहीं था। हाँ, लेकिन प्रशासन में खासतौर से SDM जमीर खान साहब, एडिशनल SP मनु व्यास जी, SP शैलन सिंह चौहान जी, CSP बिट्टू शर्मा, और हमारे भाई कोलकाता TI सुधीर अररिया जी, इन्होंने हमको बहुत सहयोग किया। और एक हमारे और भी पुलिस विभाग के का है तनवीर साहब, तनवीर खान, तो उन्होंने हमको जितना भी प्रशासनिक मदद हो सकती थी वो हमको पूरा सहयोग किया उन्होंने। और जहाँ हमारा इस्तेमाल उनको लगता था वो हमें बताते भी थे। जैसे एक बार हमको बोला गया कि साहब बैरागढ़ में एक ट्रेन आ रही है जिसमें 10,015 लोगों को भोजन कराना है, तो वो हम जब तक खाना बांट चुके थे, 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन फोन आया, और फिर हमने 11 बजे हम लोगों ने वापस खाना बनवाया, 2-2:30 बजे तक उसको पैकेट तैयार किए। प्रशासन ने हमको उसमें डब्बे भिजवा दिए थे पैक करने वाले, पानी के पाउच हमारे पास थे। तो रात में कुक को बुला के खाना तैयार हुआ, और जो साथी थे, जो वर्कर हमारे जो सोशल वर्कर थे, जितने लोग मेहनत करते वो सब ने उसको गाड़ी में पैक किया। गांधीनगर जो थाना प्रभारी है उन्होंने भी हमको बैरागढ़ तक पहुँचाया, जो मदद उनसे मिल सके उन्होंने किया, और फिर वो ट्रेन में जाके हम लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस पूरे कार्यशैल के दौरान, ये नोबल कॉज के दौरान, आपने ऐसे परिवार चिन्हित किए जो वाकई, एक तो वो परिवार होता है कि जो अपनी समस्या बताकर हल करा लेता है, एक वो लोग भी होते हैं जो समस्या ही नहीं बता पाते और उन तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, और लेकिन आप उन तक पहुंचे और उनको आपने इतने करीब से देखा कि वो कितने ज़रूरतमंद लोग थे, और जिस तरह से लोग पलायन कर रहे थे, श्रमिक, आपने हाईवे पर भी काफ़ी इस तरह के लोगों को जो राहत सामग्री होती है वो पहुँचाई, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए क्या है शारिक भाई कि गरीब तो मांग लेता है, है ना, मजदूर है, गरीब है, जो लेबर क्लास है, वो डिमांड कर सकता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको कुछ ऐसी फैमिलीज मिली जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, है ना, जो प्राइवेट जॉब्स में रहे या जो लोग रहे, तो एक वक्त यह आया कि कुछ टाइम तक तो उन्होंने सर्वाइव किया, बाद में उनके हालात भी खराब होने लगे, और उनके हालात ये थे कि वो रहते तो अपार्टमेंट में, लेकिन राशन मांग नहीं सकते। अब इज्जत का सवाल भी है, और कैसे मांगे, कैसे बात करें, कैसे बोले, तो ऐसे हमको किसी न किसी जरिए से हमें जब सोर्सेस मिलते थे, यदि खानू गाँव में भी, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि ऐसे कई फैमिली मिली कि हमने दरवाजे पर राशन रखा और घंटी बजा के निकाला है कि ना हमारा उनसे सामना पड़े ना हम उनके सामने। बहुत तो ऐसे लोग भी मिले, और बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए अब उनकी स्थिति इतनी वो थी, हालात इतने बुरे थे उनके कि वो एक तो मांग नहीं सकते, सही बात है ना, घर में सब कुछ है, सब कोई कहेगा कि अरे यार ये तो अपार्टमेंट में रहते हैं, इनको क्या जरूरत है, क्या बात, लेकिन एक कंडीशन उनके बाद, वक्त के बाद उनकी कंडीशन भी खराब होने लगी थी। तो ऐसे भी बहुत से केसेस आए, ऐसे एक खानू गाँव में भी थे, उनको भी और वो इतने बढ़िया आदमी थे, मतलब अच्छे लोग, तो यकीन नहीं कर पाएगा कोई उनके बारे में बोलेंगे, उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था। और ऊपर से हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्लियर था कि नहीं, राशन तो भाई ने दिलवा दिया, सब्जी है नहीं, थोड़े से कुछ पैसे मिल जाए ताकि दूध और उसका चलता रहे, और अच्छे करके कि बोले मैं बिल्कुल हर तरह से, मगर अभी न कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ काम कर पा रहा हूँ, न गाँव जा पा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मसले रहे लोगों के, मसलियात रही। तो ऐसी फैमिली बहुत रही। तो गरीब को तो दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको मिल गया, लोगों ने उन्होंने मांग लिया,
या लोग खुद पहुंच रहे थे। अच्छा, ऐसे घर भी गरीबों में भी ऐसे घर हमको मिले कि जहाँ पर बेवाएं थी, कुछ इकट्ठे थी, कुछ अपना विडो थी जिनके 4-4 बच्चे हैं। एक करोड़ से फोन आया हमारी बहन का, रानी मालवी नाम था उनका, तो वो जिस साहब हमारे तक राशन नहीं पहुंचा, तो हमने जब तक अल्लाह ने चाहा जब तक हमने किचन चलाया तो फिर उन तक मुस्तकिल खाना पहुंचाया। तो हमने हर मजहब के आदमी का ख्याल मतलब हमसे अल्लाह ने रखवाया और अब तक सब तक हमने पहुंचने की कोशिश की, और जो खबर आती थी वहाँ हम किसी न किसी जरिए से पहुंचने की कोशिश करते थे और मदद करा देते थे। और प्रशासन को भी हमने सैनिटाइजर, मास्क, ORS जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले होते थे, तो हाँ असद भाई, करीम भाई गाड़ियों से निकलते थे और उनको बांटते हुए सैनिटाइजर, मास्क तो वो भी मुस्तकिल काफी वक्त तक चला। एक नज़र थोड़ा आपके पॉलिटिकल करियर पे भी हम डाल देते हैं। आपने एक बड़ा वक्त बीजेपी में गुजारा है और आप बड़े नेताओं के आज भी आपके ताल्लुकात हम देखते रहते हैं फेसबुक पर, तो अब आगे आपका क्या नजरिया है इसको लेकर के? देखिए साहब, जो आपने जख्म कुरेदा है, तो बीजेपी मैंने नहीं छोड़ी है, जी जी, है ना, और बीजेपी से मुझे निष्कासित किया गया था, जी जी, और कुछ चीजें मेरी उनको अनुशासनहीनता लगी या जो भी वजह रही हो, जी जी, और देखिए एक पॉलिटिक्स में कंपटीशन तो होता है, तो और लोग कुछ ना कुछ आपकी चीजें अच्छी बुरी सब पहुंचाते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा तो मतभेद था, मतभेद आज भी नहीं है। आज भी आपको काफी टेलीफोन आते हैं? हाँ, और मैं आज भी उनसे मतलब राब्ता कायम है मेरा, और इंशाल्लाह रहेगा। और मेरा मिजाज नहीं है कि भाई देखिए ऐसा है कि बाप हमें बदले नहीं जाते हैं, है ना, तो बाप तो एक ही होता है। तो मेरी वहाँ पर आस्था थी, मेरा विचारधारा वही थी, वो आज भी है। मैं बीजेपी से कभी नहीं गया, ना जाऊंगा, मुझे निकाला गया। जब वो आदेश करेंगे, उनको लगेगा मेरी जरूरत है तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा। ये तो क्योंकि आप जैसे लोग अगर राजनीति में भी रहते हैं तो लोगों का भला करते हैं, समाज सेवा में तो भला कर ही रहे हैं, तो आप जैसे आपको अगर जनता चुनकर भेज दी, आप कहीं किसी महकमे में अध्यक्ष बना दिए गए, तो इससे काफ़ी लोगों के काम हो जाएंगे। जो लोग बेचारे अपनी फाइल से उनके पास दायरे में आते हैं लेकिन लोग फिर भी उन्हें चक्कर लगाते हैं, तो आप जैसे लोग अगर जाते हैं आगे तो ऐसे लोगों का भला होता है। ये लाइफ ओके का एक अपना नज़रिया था इस पर बात करने का। और एक पॉइंट हम लेंगे आपका फिल्मी करियर पे भी। हाल ही में हमने देखा एक फिल्म आई थी बॉलीवुड, पंगा, तो उसमें आपको एक अच्छा रोल दिया गया था और काफ़ी लोगों ने आपके इस रोल को सराहा भी। भोपाल ने पहली बार देखा कि जावेद बेग साहब अभिनय के भी की दुनिया में महारत हासिल रखते हैं। तो ये सब कैसे हो गया एकदम आप पॉलिटिकल से और एकदम बॉलीवुड में, और फिर उसके बाद एक के बाद एक फिल्में आपके लिए वहाँ पे लाइन में थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी उसका फुल स्टॉप है, इस पर थोड़ा सा? देखिए, मैं थोड़ा जज्बाती आदमी हूँ, और बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग वाला है जी, तो 32 साल उसी लाइन में गुजारे जी। और ये जो भोपाल में शूटिंग वगैरह होती तो ये भी हमारे बच्चे ही कराते हैं जी, तो उसमें एक जोएब है, जैद है ना, और इसके अलावा और कई लोग हैं जी। तो ये जो रोल मैंने किया, तो ये इसमें थैंक यू मैं जोएब को कहना चाहूँगा, है ना, कि जोएब और जैद, तो ये उनकी मोहब्बत का नतीजा था कि मैं, और मेरे को पहली मतलब इतनी बड़ी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और इतनी बड़ी हीरोइन के साथ। ये अश्वनी तिवारी अय्यर उसकी डायरेक्टर थी जी, और फॉक्स का प्रोडक्शन था वो, और कंगना रनावत जैसे स्टार थे उसमें, जैसे स्टार थे उसमें। तो ये मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात थी। और उसके पहले भी मैं एक नवाज भाई और अकिया शेट्टी के साथ एक मोतीचूर चकनाचूर कर चुका हूँ, और उसमें भी जरिया यही बच्चे बनते हैं, और आइंदा भी मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत जो बचपन में ख्वाहिश थी उसको मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। बेग साहब, एक और मतलब जैसे बॉलीवुड है, वहाँ पे जो भी जाता है फिटनेस फ्रीक होता है, वो अपनी सेहत पर, अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं ये रोल मिलने के पीछे आपकी फिटनेस का बड़ा रोल है। जोएब का तो है ही है, लेकिन आप पूरी तरह से क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रखते थे। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है, फिटनेस का मुझे शुरू से शौक है, क्योंकि खिलाड़ी रहा हूँ फुटबॉल का, हॉकी का, और कोशिश करता हूँ आज भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती है मेरी, रेगुलर जिम जाना या बैडमिंटन खेलना। तो जाहिर सी बात है, और सबसे कहना चाहूँगा कि फिटनेस मस्ट, फिटनेस अगर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और हर जगह आपको आसानी हो जाती है। जो भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं इस समय,
मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जावेद बेग साहब खुद आपके लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, और आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि आप ग्रैंडफादर हैं, आपके पोता भी है और पोता पोती होने बाकी हैं। तो और इस उम्र में और आप आपका फिटनेस देखें, अगर आज भी आप अगर इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूशन करें शादी के, तो लोग अचंभित नहीं होंगे कि आप अब कर रहे हैं शादी, लोग ये सोचेंगे आप सेटल होके ही कर रहे हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं और पूरी दुआएं आपके साथ हैं लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो की, कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं समाज को, देश को समर्पित होकर, आपने हर क्षेत्र में काम किया है। आपका खुद की पृष्ठभूमि एक शिक्षक की रही, आपने बताया, और खेल की दुनिया से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। फिर पॉलिटिकल करियर पे भी हमने नज़र मारी, बॉलीवुड पर भी जो आपकी शिरकत थी उस पर भी हमने एक रोशनी डाली। तो सब जगह आपको हम लाइफ ओके न्यूज़ चैनल 10 में से 10 देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ एक आखिरी सवाल, तो लाइफ ओके पर आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइफ ओके पे तो देखिए, मैं जब यहाँ आया मेरा एक अलग नजरिया, अलग सोच थी। और मैं आया, जब आने के बाद तो मेरे हाथ ही साथ आपके जो एमजे खान साहब, उनसे यही कहा कि मैंने बहुत से ऑफिसेस देखे, पर इतना वेल मेंटेन ऑफिस और इतना सिंसियरली काम करने का जो नजरिया यहाँ मुझे नजर आया, तो पहली मुबारकबाद तो यही दी मैंने। और मुझे इनके काम से और इनकी चीज़ों से लगता है तो इंशाल्लाह ये सिंसियर हैं और कोशिश करते हैं कि सही खबरें और सही चीज़ें लोगों तक पहुँचें। तो ये ज़रूर आगे जाएंगे और अभी भी बहुत आगे हैं, कामयाबी इनको इनके कदम चूमेंगी इंशाल्लाह। और इन्हें ईमानदारी की पत्रकारिता की आज बहुत ज़रूरत है और ये उस रोल को बाखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत हमारी सारी विशेष आप सब, आपकी पूरी लाइफ ओके की टीम के साथ हैं, आप सब कामयाब हों। ये जावेद बेग साहब थे जो कि हमसे हर पहलू पर बात कर रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। और भोपाल शहर में अगर कहीं कोई समाज सेवा की बात होती है तो जावेद बेग साहब का नाम लिया जाता है। और आप बहुत ही ईमानदार और सिंसियर और परिश्रमी व्यक्ति हैं। आप पर बुजुर्गों का भी हमेशा से आशीर्वाद रहा है और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल उम्मीद करता है कि आप ऐसे ही समय समय पर निकल हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और हमसे कीमती बातें साझा करते रहेंगे। और यंगस्टर्स के लिए जो मैसेज था, फिटनेस फ्रीक जो कुछ टिप्स लेना चाहते हैं वो जावेद बेग साहब से संपर्क भी कर सकते हैं। तो लाइफ ओके से बात करने के लिए जावेद बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।